यूरोप के इतिहास में जो महत्ता 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की है, अमेरिकी महाद्वीप के इतिहास में जो महत्ता 1775 के अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध की है, अफ्रीका के अंदर 1919 की मिस्री क्रांति की जो महत्ता है, वही महत्ता एशिया और भारत के संदर्भ में 1857 की महान क्रांति की है। आज 10 मई का दिन है और ये मेरठ की भूमि के लिए एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 10 मई 1857 के दिन भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के रूप में लड़ा था। इस क्रांति के संदर्भ में अनेक मत हैं। कुछ लोग इसको प्रायोजित और पूर्व नियोजित मानते हैं, जबकि अन्य अनेक इसको स्वतः स्फूर्त घटना के रूप में लेते हैं। इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में पड़ी, और अगर हम ये देखें कि ठीक 100 वर्षों बाद 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई, तो ये स्वतः स्फूर्त घटना का परिचायक नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व कई महीनों तक संपूर्ण देश में कमल और रोटी का प्रयोग क्रांति के चिन्हों के रूप में किया जाता रहा था। तो अर्थात ये कोई स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी, बल्कि भारतीयों के द्वारा संपूर्ण रूप से प्लानिंग करने के उपरांत इस क्रांति को अंजाम दिया गया था। थोड़ा अगर इतिहास की तरफ देखें तो 1757 में प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1857 की क्रांति तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को 100 वर्ष पूरे हो गए थे। और अगर इस समय के हम सैनिक ढांचे को देखें कंपनी के, तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख केंद्र थे: बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और सैनिक संगठन भी इन्हीं प्रेसिडेंसियों की तरह 3 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कि बंगाल आर्मी, बॉम्बे आर्मी और मद्रास आर्मी। मेरठ और दिल्ली का इलाका 1803 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आया, और इसी के साथ 1803 में ही मेरठ में कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी बनाने की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दी। संभवतः 1805 या 1806 में बैरक और अन्य सैन्य भवन बनने शुरू हुए मेरठ कैंट के अंदर। और जिस समय क्रांति घटित हुई उस समय मेरठ में 3rd लाइट कैवलरी अर्थात 3री घुड़सवार सेना की यूनिट और 2 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट उस वक्त मेरठ में तैनात थी। 11वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट और 20वीं रेजिमेंट, अर्थात 3rd लाइट कैवलरी यहाँ तैनात थी, 11वीं रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी यहाँ थी, और 20वीं रेजिमेंट भी यहाँ तैनात थी। सभी लोग जानते हैं कि सैनिकों के ऊपर कड़ा अनुशासन फौज के माध्यम से रखा जाता है। इस समय भी ऐसा था और अंग्रेजों के समय में भी ऐसा ही था। तो मेरठ में जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसके पास सदर बाज़ार है। जो मेरठ के निवासी हैं वो इस बात को जानते हैं। और उस सदर बाज़ार में ही एक कबाड़ी बाज़ार भी है, जिसे उस समय 1857 के समय में तवायफ का बाज़ार या कबाड़ी बाज़ार कहा जाता था। तो सैनिक ज़रूरतों का सामान लेने के लिए भी सदर बाज़ार आते थे और मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल करने के लिए भी इस कबाड़ी बाज़ार में और सदर बाज़ार में आते थे। 1857 की क्रांति के यूँ तो बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण हैं। तो सामाजिक कारणों में जो सामाजिक रीति रिवाजों में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, उससे भारतीय जनता में संतोष था। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार और वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी कि अंग्रेजों का ये दायित्व है कि वो असभ्यों को सभ्य बनाए, ऐसे वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी करके उनका एक प्रचार होता था, उससे भी समाज में भारी मात्रा में संतोष था। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो कोई भी देसी राजा, महाराजा या नवाब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजनीतिक सुरक्षा की कोई गारंटी थी नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की प्रथा चलाई। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का सिद्धांत हिंदुस्तान में प्रचलित किया, और युद्धों के माध्यम से कुशासन का आरोप लगा करके अनेक अन्य प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपना शासन और अपना साम्राज्य का विस्तार किया।
तो राजनीतिक रूप से भी देसी राजे महाराजे नवाब अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे नहीं। जो तात्कालिक कारण बना, ये सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैन्य कारण थे, ये कारण तो अलग हैं, लेकिन जो तात्कालिक कारण बना, जिस असंतोष जो व्याप्त था उसको जिसने चिंगारी दी, वो थी दिसंबर 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के द्वारा पुरानी ब्राउन बेस बंदूक को हटा करके नई इनफील्ड P53 राइफल का प्रयोग करना। और इसमें एक नए प्रकार का कारतूस इस्तेमाल होना था जिसको दांत से काटना पड़ता था पहले, जिसकी टोपी को, और ये तथ्य प्रचारित हुआ कि इस कारतूस की टोपी में जो चर्बी लगी हुई है वो सूअर और गाय की है। तो भारतीय देसी सेना के दोनों प्रमुख धड़े, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही ये स्वीकार नहीं था। कहानी शुरू करते हैं 23 अप्रैल 1857 से मेरठ कैंटोनमेंट बेल्ट से। मेरठ कैंट बोर्ड के अंदर 23 अप्रैल 1857 को 3rd लाइट कैवलरी यानी तीसरी हल्की घुड़सवार सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमिचेल स्मिथ ने 90 सिपाहियों को फायरिंग ड्रिल के लिए ग्राउंड पर बुलवाया और इन सिपाहियों को ये नई राइफल इस्तेमाल करने को कहा, अर्थात फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए उनको बुलाया गया और कारतूस को दांत से काट के राइफल में डालने के लिए कहा गया। 90 भारतीय सिपाहियों में से केवल 5 ने इसको इस्तेमाल किया और 85 ने साफ इनकार कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी ही थी, फौज के अंदर निश्चित होता है, तो इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया 85 सिपाहियों के खिलाफ जिन्होंने उस नई राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और 9 मई 1857 को शनिवार के दिन इनका कोर्ट मार्शल किया गया और 80 सिपाहियों को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई। और जिनकी उम्र बहुत कम थी, जो बच्चे नौजवान थे सैनिकों में, वो केवल ऐसे 5 थे और उनको 5 साल की सजा दी गई। इनको सजा कोर्ट मार्शल करने के बाद, भिन्न भिन्न तरीके से अपमानित करने के बाद इनको मेरठ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया और इन्हें सजा सुना दी गई। अब अगले दिन संडे था, यानी 10 मई 1857 के दिन इतवार था। और इतवार के दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि ब्रिटिश और हिंदुस्तानी दोनों सिपाही सदर बाज़ार और कबाड़ी बाज़ार सामान की पूर्ति के लिए या अपने आवश्यक जो उनके सामान होते थे उनके लिए जाया करते थे। तो 10 मई की शाम को सदर बाज़ार के अंदर पहली भगदड़ मची और हिंदुस्तानी सिपाहियों ने नागरिकों के सहयोग से जो भी अंग्रेज सिपाही या अफसर वहाँ मिला उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनकी हत्याएं की जाने लगी। विद्रोह प्रारंभ हो गया 1857 का, आगजनी शुरू हो गई, हत्याएं शुरू हो गई और ये सब सदर बाजार से शुरू होकर के कैंट में जाने वाला था। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि ये सदर या कबाड़ी बाजार ही क्रांति का प्रस्फुटन या उसका विस्फोट सदर बाजार या कबाड़ी बाजार में ही क्यों हुआ? उत्तर स्पष्ट है, दिन इतवार का था। पूरे हफ्ते के दौरान काम करने के बाद सिपाहियों को इतवार के दिन ही छूट मिलती थी कि वो बाजार में जाकर के अपना मनोरंजन करें या अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं का सामान है उसको खरीद कर ले आएं। इसलिए इतवार के दिन ही ये सब शुरू हुआ। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के तत्कालीन कैंटोनमेंट पुलिस के सुपरिटेंडेंट मेजर जीबी विलियम ने बाद में रिकॉर्ड कीपिंग की है घटनाओं की मेरठ की, और इसमें उन्होंने एक विवरण दिया है एक तवायफ मुसम्मत गुलाब जान कश्मीरन का। मेजर जीबी विलियम ने जो ये रिपोर्टिंग लिखी है, इसमें मुसम्मत गुलाब जान कश्मीरन जो कि एक तवायफ हैं, वो बताती हैं कि क्रांति के दिन अर्थात 10 मई 1857 के दिन वो डॉक्टर स्मिथ के घर उनका डोला गया हुआ था और गुलाब जान कश्मीरन ने ये क्रांति होने की सूचना डॉक्टर स्मिथ को दी थी और उन्हें बताया था कि गुलाब जान की बात एक अन्य कश्मीरी तवायफ सोफ़ी से हुई है, जिस सोफ़ी ने उसको ये बताया है कि 10 मई की शाम को जो देसी सिपाही हैं घुड़सवार सेना के, ये शाम को क्रांति करेंगे, अंग्रेज़ों को मार डालेंगे, अपने सिपाहियों को जो जेल में बंद हैं उनको छुड़ा लेंगे और भारत में अंग्रेजी राज समाप्त कर देंगे। शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। सिपाहियों ने रात में ही मेरठ के नागरिकों के साथ मिलकर जेल पे हमला किया, अपने 85 साथियों को छुड़ा लिया और इस कार्य में शहर कोतवाल धन सिंह गुर्जर का भी महत्वपूर्ण योगदान
हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की। अगले दिन 11 मई को क्रांतिकारी मेरठ से गांव-गांव से दिल्ली तक होते चले गए, मजमा बढ़ता चला गया, समूह बड़ा होता चला गया और 11 मई को ये दिल्ली में लाल किले पर जा पहुंचे। लाल किले पर जाने के बाद इन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह, जो कि नामात्र का ही था, बहादुर शाह जफर, उनसे निवेदन किया कि आप क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करें। प्रारंभ में बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनकी आयु 80 वर्ष से भी अधिक थी, किंतु बाद में उन्होंने स्वीकार किया और 12 मई 1857 के दिन दिल्ली के लाल किले में अनेक वर्षों के बाद मुगल बादशाह का दरबार लगा, जिसमें इस क्रांति का नेता बनना बहादुर शाह जफर ने स्वीकार किया। और इसी घोषणा के साथ दिल्ली के अंदर भी मारकाट शुरू हो गई। जहाँ जहाँ अंग्रेज मिले उनकी हत्याएं की गईं, उनकी कोठियों को जलाया गया और धीरे धीरे क्रांति मेरठ दिल्ली के आसपास के गांव-गांव में फैल गई। हमें तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के गुर्जर गांवों ने भयंकर विद्रोह किया इस क्रांति के दौरान। और क्या गुर्जर, क्या रांगण, क्या बंजारे, सभी ने इसमें अपना योगदान दिया। तेजी से प्रसार इस क्रांति का संपूर्ण भारत में हुआ और हम देखते हैं कि दिल्ली से निकल करके ये क्रांति लखनऊ, जून के महीने में 4 जून में लखनऊ में विद्रोह हुआ बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। जो वहाँ के रेजिडेंट थे अंग्रेजी, हेनरी लॉरेंस, उनकी हत्या कर दी गई। कोलिन कैंपबेल ने हालांकि मार्च 1858 में दोबारा से लखनऊ पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी प्रकार से हम कानपुर में देखते हैं कि 5 जून को नाना शाह पेशवा के नेतृत्व में वहाँ विद्रोह हुआ, लेकिन दिसंबर महीने तक आते आते 6 दिसंबर को कैंपबेल ने उसको भी वापस अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया। इसी प्रकार से हम झांसी की कहानी के बारे में सुनते हैं कि तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने मिलकर के किस प्रकार से लड़ाई लड़ी और जनरल ह्यूरोज, जिसने महारानी का दमन किया और अंतोगत्वा महारानी लड़ते हुए शहीद हुई, वो इस तरीके से झांसी की कहानी भी समाप्त हुई। बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, बिहार के अंदर कुंवर जगदीश सिंह ने किया और इसी प्रकार से क्रांति धीरे धीरे मध्य भारत और दक्षिण और दक्कन और पश्चिम और पूरब चारों दिशाओं में फैलती चली गई। इस क्रांति के स्वरूप के बारे में क्या विचार है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे जो औपनिवेशिक इतिहासकार हुए हैं, जो अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसको सिपाही विद्रोह कहा है और उनमें मालेसन, ट्रेवलन, लॉरेंस, सीले और कुछ भारतीय भी इसमें शामिल हैं, जैसे मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन। इन लोगों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा है। एक अंग्रेज हुए हैं एलियार रीज, उन्होंने इसको वार ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध बताया है टी.आर. होम्स ने इसको। और कुछ ऐसे भी अंग्रेज इतिहासकार तत्कालीन हुए जैसे बेंजामिन डिज़रेली, उन्होंने सर्वप्रथम इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। फिर हम देखते हैं कि अशोक मेहता, उन्होंने बड़ा काम किया 1857 के ऊपर, उन्होंने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना। और वीर सावरकर, जिनसे हिंदुस्तान का हर युवा परिचित है, वीर सावरकर ने इसको स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा और कहा कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड था, नियोजित था। तो एक तरीके से अब जितने आधुनिक समय में, यानी वर्तमान में जितने भी रिसर्चेस, जितने भी शोध पत्र, जितने भी अन्वेषण इस 1857 की क्रांति के संबंध में हुए हैं, सबसे एक ही बात पता लगती है कि 1857 की क्रांति निश्चित ही भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। धन्यवाद।